Good morning, friends. Good morning, friends. So, welcome to this exam-oriented comprehensive revision batch of CA Foundation Mathematics. Okay, तो जो लोग भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन है, ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड करना चाहते हैं, जो लोग बहुत सारे जो बाद में देखना चाहते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उन सब के लिए मैं कुछ 5 मिनट में इंस्ट्रक्शन देता हूँ एंड वी विल कंटिन्यू. ठीक है. सो ये जो अपने नोट्स है अराउंड 400 पेजेस के नोट्स है कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन. तो इसे आपको शायद ये नोट्स का साइज देखते ही समझा रहेगा कि ये कोई सिर्फ मामूली रिवीजन नहीं है कि जहाँ पे हम कुछ तो टाइम पास करेंगे, 4 फॉर्मूला बताएंगे, जोर से 4 बार चिल्लाएंगे और बोलेंगे रिवीजन हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ओके, दिस कंप्लीट्स राइट एवरीथिंग. दिस विल कंप्लीट एवरीथिंग फ्रॉम सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स. आपका ये पूरा का पूरा रिवीजन लेगा. ठीक है बच्चों. तो अब सब नंबर 1 सवाल ये रहेगा कि सर आपको हमें ये नोट्स कहाँ मिलेंगे. तो ऑब्वियसली ये नोट्स आपके साथ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर्ड है. ठीक है, ये नोट्स. ओके, कलर थोड़ा अलग रहेगा बट जो भी कुछ है आपके पास यही नोट्स है. आप समझ रहे हो, आपके पास या तो रेड कलर रहेगा या ब्लू कलर रहेगा, वॉट एवर इट इज. ओके, बट आपके पास ये नोट्स शेयर्ड है. इसका प्रिंट आउट लेके आपने ये रिवीजन अटेंड करना चाहिए. एंड अभी अगर कोई ये लेक्चर अटेंड कर रहा है जो बोल रहा है कि सर मेरे पास ये नोट्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपने नोट्स के साथ ही रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो कभी पढ़ के कंप्लीट नहीं होता है, मैथ्स सॉल्व करके कंप्लीट होता है. एवरीवन नोज इट, करेक्ट और नॉट. क्योंकि अगर किसी ने दिया हुआ सॉल्यूशन है, अपन पढ़ रहे तो अपने को तो यही लगेगा कि ये बहुत सिंपल है और ये अपने को आ जाएगा. करेक्ट और नॉट. बट जब सॉल्व करने बैठेंगे तब मे भी आपको समझेगा कि आप कितना सॉल्व कर सकते हो, आप कितने पानी में हो. करेक्ट है. तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम. ओके, मैं देखो ये बैच के फीचर्स आधा घंटा एक्सप्लेन करके आपका आधा घंटा वेस्ट भी नहीं करना चाहता. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं. ओके, हम लोग डायरेक्टली काम की बात करेंगे. ओके, अराउंड 30-35 आवर्स में हम कोशिश 30 लेक्चर्स में, मतलब अराउंड 50 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि ये बैच कंप्लीट हो जाए. हम लोग विदाउट दिस वी विल कीप इट एज अ नो नॉनसेंस थिंग. समझ रहे हैं, हम सीधा सीधा मैथ्स की बात करेंगे. चलेगा बच्चों. तो ये जो भी अभी अटेंड कर रहे हैं, अभी लाइव अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ देयर टाइम हम लोग सीधा सीधा सीए फाउंडेशन मैथ्स रिवाइज करेंगे बच्चों. तो सीए फाउंडेशन ऑब्वियसली नाम है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर. 40 एंड 20 मार्क रहते हैं, सबको पता है. करेक्ट है. मैथ्स 40 मार्क, स्टैट 40 मार्क एंड एलआर 20 मार्क्स. तो वेदर दिस कवर्स एवरीथिंग. तो अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ही आपको समझेगा. एंड ये पूरे हैंड रिटन नोट्स है. अभी इसके आगे का पार्ट, ये जहां पे मैंने क्वेश्चंस दिए हुए, अब इसके आंसर्स हमें यहां पे साथ में लिखना है, ताकि आपके लिए एक बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड रहेगा. तो जो जिन लोगों ने नोट्स का प्रिंट आउट रेडी रखा है, मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज क्लियरली लिखा था कि कीप द प्रिंट आउट ऑफ दिस रेडी. ठीक है. तो एंड जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बता दूं मेरे भाई. ओके, मैं जानता हूं कि आपको बहुत शौक है वो कमेंट करने का कि सर एग्जाम के पहले अभी राइट मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब मैं ये बैच करूं क्या. ओके, वो 8:30 बजे यहां पे नहीं रहेगा, बट 7 बजे क्वेश्चन जरूर करेगा कि सर मैं करूं क्या. तो अगर आपका कुछ नहीं हुआ है, ओके, तो अगर आप ये बैच अटेंड करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. कोई अब तुरंत बोलेगा कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, इसके पहले मैंने रेगुलर लेक्चर ही नहीं किया है, तो भी मैं करूं क्या. तो भी करोगे तो कुछ फायदा हो सकता है. मैं इसका कुछ गारंटी नहीं दे सकता, बट डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा. आप समझ रहे हो क्या. बहुत एक पास होने का एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा अगर आप ये अटेंड करोगे तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, सर मेरे पेट में दर्द है सर, अब मैं क्या करूं सर. ओके, मेरा सर ऐसा ही हो रहा है सर, कैसे करूं सर, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही है सर, मैं सॉल्व करूं. तो मुझे नहीं लगता कि आई एम द राइट पर्सन टू सॉल्व इट. आई एम द राइट पर्सन ओनली फॉर मैथमेटिक्स. तो सिर्फ अपन मैथ्स पे काम करेंगे. जिंदगी के प्रॉब्लम बाकी भी प्रोफेसर है, उनको पूछ लेना, चलेगा ना. बाकी जो भी कुछ है उनको पूछ लेना, या आजू बाजू में कोई लोग रहेंगे तो उनको मिलके पूछ लेना जिंदगी के प्रॉब्लम. सर मुझे कैसे तो भी होता है, मुझे डिप्रेशन आता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सर मैं सीए करूं क्या, सर मैं सीएफए करूं क्या, सर मैं कूदूं क्या यहाँ से, सर मैं दोपहर में खाना खाऊं क्या. ओके, क्या खाऊं सर, राइट, पेट बिगड़ा तो क्या करूं सर, कैसे करूं सर, वो आप बाद में कर लेना मेरे भाई. अब हम सिर्फ यहाँ पे मैथ्स पे फोकस करेंगे. चलेगा बच्चों. तो विदाउट, अब मैं ये जो 5-10 मिनट टाइम स्पेंड किया वो भी एक्चुअली ज्यादा था. अब समझ रहे हो क्या. हम सिर्फ एंड सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ये बैच अटेंड करके आपको मजा आ जाएगा। मैथ्स के हद तक ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। बाकी आपका दूसरा कोई आपको मजा चाहिए तो आप ये प्लीज अभी ये वीडियो बंद कर दो, खत्म कर दो कहानी। समझ रहा है कि बच्चों, अगर आप कुछ दूसरे एक्सपेक्टेशंस रखे ये बैच अटेंड कर रहे हो तो समझ रहा है। अगर सिर्फ आपको सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करना है तो कंटिन्यू करो, चलेगा बच्चों? यस चलो फिर। तो पहले ही पेज पे मैंने आपको यहां पे इंडेक्स दिया हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो ओके। तो ये इंडेक्स में ओके, ये इंडेक्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एपी, जीपी, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, सेट फंक्शंस, रिलेशंस। अगर आप देख रहे हो तो दिस इज योर मैथमेटिक्स। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है कि आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, theoretical distribution, then derivatives is again from mathematics, then logical reasoning and index number from statistics. तो this covers everything. अब अभी आपको लगेगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 14 नंबर्स ही है, हमारे वहां पास तो 18 चैप्टर्स है। तो आपको शायद समझा होगा नंबर क्यों नहीं मैच हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि मैंने डायरेक्ट LR ऐसे लिखा है यहाँ पे, लॉजिकल रीजनिंग। उसके अंदर 4 चैप्टर्स है ना, लेकिन करेक्ट और नॉट? तो वो 4 चैप्टर्स है, मतलब और 3 ऐड करो, यहाँ पे 1 नंबर आया तो 15, 16, 17 वो हो गया। यस और नो? उसके बाद में अगर आप यहां पे देखेंगे फोर्थ, तो क्या है वो? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस ये 2 अलग चैप्टर्स है आईसीआई के एंगल से, ओके। तो वो 1 नंबर ऐड करो, तो ये 14 नंबर्स है यहां पे, एंड प्लस 4 आप कर दो तो 18 हो जाएगा ना। तो देयर आर 18 चैप्टर्स देन, करेक्ट है। 8 चैप्टर मैथ्स के, 6 चैप्टर स्टैट के एंड 4 चैप्टर LR के। तो 8 + 6 + 4 राइट, टोटल 18 इज आवर सिलेबस। ठीक है बच्चों, तो ये 18 चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है अपना रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। तो चलो करें स्टार्ट फिर। ओके तो ये बैच का पैटर्न ये है कि ये जो मेरे पास नोट्स है इसी का सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया है। ओके टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आपको जाने की इच्छा नहीं है, कोई बोल रहा है कि नहीं सर मुझे वो पता ही नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये नोट्स डाल देता हूं। हेमंत, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये नोट्स डाल दो आप टेलीग्राम से लेके, ठीक है। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप फाइल डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, बेटर रहेगा आपके लिए। आप समझ रहे हो बच्चों? आपको लगेगा नहीं सर उधर रेड कलर है, इधर ब्लू कलर है, तो मुझे नहीं लगता कलर से कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो जो भी कुछ है वही इसी नोट्स का प्रिंट आउट आपको दिया होगा, थोड़ा लाइन वाइन इधर उधर रह सकता है। आप समझ रहे हो क्या? कंटेंट एग्जैक्टली यही है, चलेगा बच्चों? तो चलो, व्हाट इज रेशियो, पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे आज। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस। जो लोगों के पास प्रिंट आउट है लगे तो आप ये पेज नंबर भी लिख देना। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस पेज नंबर 2। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पेज नंबर 31 पे है। एपी एंड जीपी पेज नंबर 55। जिनके पास नोटबुक है उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप आज के दिन आप देख लो, बस आराम कर लो, ठीक है। बाकी जिनके पास है नोट्स ये आपको कंप्लीट करना है। एंड ये देखो बच्चों ये जो लेट्स से 400 पेजेस के नोट्स है, ये आपके पास अगर रेडी है एंड अगर आप ये कंप्लीट करते हो एग्जाम के पहले, ओके, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि तुम फेल हो ही नहीं सकते, तुम फेल हो ही नहीं सकते। अक्रॉस इंडिया लोग मैथ्स से डरते हैं, बट हम मैथ्स को सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते पढ़ के, नौटंकी करके नहीं। क्या करके? पढ़ के। एक्चुअल में पढ़ के अपन इसको इजी बना सकते। सर मैं इसको इजी कैसे बनाऊं, इसके बारे में रोज सोच के कुछ भी नहीं होता है, करेक्ट और नॉट? सर मैं इसको इजी कैसे बनाऊं, क्या करूं सर, कुछ तो ट्रिक बताओ सर, ट्रिक बताओ सर, बोल के नहीं रहा है। सर ये कर, कुछ करेगा कुछ भी नहीं, बट वो क्या करते बैठेगा, सर राइट बहुत ही कैसे तो भी हो रहा है, सर बहुत ही कुछ तो फीलिंग आ रहा है, सर कुछ तो वाइब्स आ रहे हैं, सर राइट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा सर, है कि नहीं, सर वर्ल्ड कप देखा क्या सर। ये कैटेगरी एंड इन लोगों को सीए बनना है बाद में। तो तुम लोग भाई कमेंट करते बैठो और मैं एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं इसके बाद में। हो सकता है कि इसके बाद में मैं यूट्यूब पे कमेंट पे कम फोकस करूं एंड पढ़ाने पे ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि मुझे भी आपके साथ साथ में ये सॉल्व करना है, समझ रहा है। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, ओके। मैं भी आप पे डिपेंडेंट हूं कैलकुलेशन के लिए, तो आपको यहां पे पार्टिसिपेटिव रहना पड़ेगा। दिस कवर्स एवरीथिंग। इसमें कैलकुलेटर ट्रिक्स है, इसमें मैथ्स का हर एक कंसेप्ट है जो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में है, वो हर कंसेप्ट इनफैक्ट उससे ज्यादा है कुछ यहां पे। आप समझ रहे हो क्या? एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस नोट्स इटसेल्फ। एवरीथिंग आई एम सेइंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस नोट्स इटसेल्फ। तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। यस स्टार्ट करें क्या बच्चों? यस हेमंत चलो फिर। व्हाट इज रेशियो, क्या है एक रेशियो बताओ। रेशियो मतलब क्या होता है? तो रेशियो इज अ फ्रैक्शन।
एंड आपको पहले लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा कि पहले एक दो लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि हम इस बैच में एग्जैक्टली करने क्या वाले। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। समझ रहा है क्या बच्चों? तो रेशो क्या होता है? रेशो बोलो। रेशो इज अ फ्रैक्शन। रेशो इज अ फ्रैक्शन used for what? बोलो कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ व्हाट? बोलो टू और मोर क्वांटिटीज। अब कुछ लोगों को तुरंत यहां पे क्वेश्चन आएगा कि सर बट ये लिख के हमारा क्या फायदा होगा सर, हमारा जो एग्जाम है वो तो एमसीक्यू है। तो आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस में से कोई एक आधा वर्ड मिसिंग रहेगा, कुछ का समझ रहे हैं ना, कुछ पार्ट मिसिंग रहेगा, दैट कैन बिकम अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। टू और मोर क्वांटिटीज, बट इसमें दो चीजें हैं। वो है पहला विच आर ऑफ सेम टाइप। विच आर ऑफ बोलो सेम टाइप या सेम काइंड। मतलब मेरा एज किसी का एज का कंपैरिजन होगा, मेरा इनकम किसी का इनकम का कंपैरिजन होगा। बट बताओ मेरा इनकम एंड किसी के एज का रेशियो होता है क्या? एक का वेट एंड दूसरे का हाइट, करेक्ट, का इसका रेशियो होता है क्या? 70 किलोग्राम्स इज टू 85 इंचेस। ऐसा कुछ देखा है क्या आपने कभी? नहीं। 70 इज टू 85 बोला तो 70 का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वही 85 का भी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये भले ही जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बट दोनों का सेम चाहिए, करेक्ट और नॉट? तो रेशियो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विच आर ऑफ सेम टाइप। एंड सामने मैं लिख रहा हूं दूसरा पॉइंट, एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्रेस्ड इन द, बोलो बच्चों, सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक्सप्रेस्ड इन बोलो सेम unit of measurement. Express in same unit of measurement. Ratio is a fraction used for comparison of two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. Next, find the simplest form of 3.50 is to 8.75. Okay, तो जनरली रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रेशियो है a is to b, क्या है? A is to B, which is equal to 1.50 is to 2.50. तो इंस्टेड ऑफ 1.50 is to 2.50 कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर एक काम करो, इसको 3 is to 5 बोलो। इसको क्या बोलो? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3। 2.50 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 5। तो दिस कैन बी 3 is to 5। बट जब मैं 1.50 is to 2.50 बोला था वो क्या गलत था क्या? वो भी उसका ही फॉर्म है, बट जनरली रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3.50 इज टू 8.75। तो 2 मिनट के लिए मान लो कि ये 3.50 डिवाइडेड बाय 8.75 ऐसे लिखा मैंने। अच्छा, मैं रेशियो को दोनों टर्म को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो कैन आई राइट इट एज 350 डिवाइडेड बाय 875? कैन आई राइट इट एज 350 डिवाइडेड बाय 875? एंड एक काम, अभी ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? फिर नहीं। तो आपको दिख रहा है कि दोनों को 5 से या 25 से डिवाइड हो सकता है। रिटर्न इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जनरली रेशियो इज रिटन इन इट्स, बोलो मेरे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। समझ रहा है क्या? यस और नो? अच्छा बताओ, यहां पे मैं और एक लिख रहा हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10 is to 45 is क्या रहेगा? तुम्हें बताओ। 2 is to 9। डू यू एग्री? 2 is to 9 कैसे? दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया, 2 is to 9। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10 is to 45 is बोलो 2 is to 9। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? यस और नो? कोई भी रेशियो बताया गया तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन एक्सप्रेस और नॉट। नेक्स्ट, 5 to 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब सुनो ध्यान से, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, मुझे बताओ 5 to 7 को कैन आई राइट इट एज 5 डिवाइड बाय 7? यस और नो? कैन आई राइट इट एज लेट अस से 50 is to 70? आप एग्री करते हो क्या? बताओ। कैन आई राइट इट एज 50 is to 70? कैन आई राइट इट एज 10 is to 14? क्या मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया? कैन आई राइट इट एज 15 is to 21? 5 is to 7 दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया, यस और नो?
कैन आई राइट इट एज 25:35? 5:7 दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से. कैन आई राइट इट एज 5² 7²? नहीं. 5² 7² मतलब क्या हुआ? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई हुआ एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई हुआ. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दो अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई हुआ. वो अलग रेशियो है जिसको हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं. समझा या नहीं? दोनों का स्क्वायर कर दिया ये तो फिर रेशियो तो चेंज हो जाएगा ना मेरे भाई, वो अलग रेशियो बन जाएगा. तो इसका मतलब हुआ मैंने रेशियो के सारे टर्म्स को मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो रेशियो का मीनिंग चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है. सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है. बट जनरली रेशियो इज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अच्छा, कैन आई राइट इट एज 5m:7m? लिख सकता हूं क्या मैं यहां पे? 5m:7m. बट प्रोवाइडेड बोलो वेयर m इज नॉट 0. m क्या नहीं होना चाहिए? बोलो 0. इसका मतलब हुआ, कैन आई से माय फ्रेंड्स, ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. बाय सेम बोलो नॉन जीरो नंबर. कैन दिस ऑल्सो बी रिटर्न एज 5/8:7/8? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? 5:7 को मैं 5/8:7/8 ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? दोनों को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया? बोलो 8 से. मतलब दोनों टर्म्स को 1/8 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे बोल सकते हो आप. Yes or no? Can 5:7 be also written as 0.50:0.70? Yes, दोनों को 10 से डिवाइड किया, 5 को भी एंड 7 को भी 10 से डिवाइड किया. समझा क्या? तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिया है? समझा क्या? इससे आपको क्या पॉइंट समझ रहा है? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो can be multiplied or divided by same non-zero number. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. Okay, चलो बच्चों, अब मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा. आपका 5:7 एक रेशियो दिया है, समझ रहा है आपको ये, और आपको पूछा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है. तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है बताओ? डुप्लीकेट रेशियो मतलब दोनों टर्म के स्क्वायर. तो आप बताइए इसका डुप्लीकेट रेशियो आएगा 25:, बट प्लीज अंडरस्टैंड 5:7 इज नॉट इक्वल टू 25:49. समझ रहा है ना? ये दोनों क्या इक्वल टू है क्या? नहीं, ये उसका डुप्लीकेट रेशियो है जो 5:7 से अलग है. तो 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या है? बोलो 25:49. समझता है क्या मतलब? 5 को 5 से मल्टीप्लाई हुआ एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है ना. तो इट्स नॉट अ सेम रेशियो, इट्स अ डुप्लीकेट रेशियो. तो व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो 5:7? बोलो 25:49. व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:3? ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है? दोनों का क्यूब. तो 8 का क्यूब क्या आता है बच्चों? 512. एंड 3 का क्यूब क्या आता है? 27. वेरी गुड. तो रेशियो ऑफ क्यूब्स मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो. इनवर्स रेशियो ऑफ 11:19 क्या आंसर है? 19:11. वेरी गुड. सब डुप्लीकेट रेशियो इसका, हाँ बोलो क्या आता है? 8:25. सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स. रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट. एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, हाँ बोलो क्या आएगा? 5:3. 5:3. सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स. रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो डुप्लीकेट मतलब क्या? स्क्वायर्स. ट्रिप्लीकेट मतलब क्या? क्यूब्स. इनवर्स मतलब क्या? पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट इंटरचेंज हो जाएगा. सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट. समझ रहे हैं ना बच्चों? आपको अभी ये इसमें ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि मैं 1 घंटा 2 घंटे सिखाऊं. आपको शायद पता रहेगा कि मैंने रेगुलर बैच में मैं लेक्चर नंबर 1 में यहां तक भी आया नहीं रहेगा. रेगुलर बैच में व्हाट इज रेशियो मैंने 1 घंटा बताया रहेगा, है या नहीं? डुप्लीकेट रेशियो को तक पहुंचते पहुंचते तो पहला लेक्चर के एंड में आए रहेंगे हम लोग, है या नहीं? तो बट मैं यहां पे सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, पूरा का पूरा आपको सिलेबस कवर करूंगा. एंड वो भी सिर्फ ओवरव्यू नहीं, समझ रहा है क्या? मैं आपको ऊपर ऊपर से देख के नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस लूंगा. मैं बोल रहा हूं सारे टाइप के क्वेश्चंस लूंगा. आपको एक चैप्टर के अंदर ही समझ में आ जाएगा कि भाई तुमने रेगुलर बैच में ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि जो इसमें नहीं है. ओनली थिंग इज दैट वो बहुत ज्यादा डिटेल में सीखा है, राइट और नो? बट जो भी सीखा है सारे के सारे पॉइंट्स में मैं कवर यहां पे करूंगा. समझ में आ रहा है क्या? रेगुलर बैच अपनी जगह पे है, इसका एडवांटेज अपनी जगह पे. समझ रहा है क्या? चलो 5:7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यहां पे वापस लिखा है उन्होंने 5:7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज. टेल मी, कैन आई से इट इज 5m:7m वेयर, हाँ बोलो, m is not 0. Can I say this is 5k:7k where, हाँ बोलो, k is not 0.
तो इससे मैं एक ऐसा टर्म लिख सकता हूं क्या, बताओ जो मैं लिख रहा हूं वो सही है क्या? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशो कैन बी multiplied, all the terms of the ratio can be multiplied or divided, can be multiplied or divided by same, बोलो आगे, non-zero number. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number. and ऐसा करने से वो रेशो को कोई चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ रेशियो का फॉर्म चेंज होगा. क्या चेंज होगा? रेशियो का फॉर्म. करेक्ट और नॉट? ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर. यस और नो? ओके. नेक्स्ट 3:9 3:8 9:11. अब बताओ, यहां पे 2 से ज्यादा टर्म्स इन्वॉल्व है, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो. क्या बोलते हैं इसको? तो कैन आई से, यहां पे मैं और एक यहां पे लिख दूं क्या? रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स. रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज, 2 या 2 से ज्यादा टर्म का रेशियो रहेगा तो इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज, बोलो मेरे भाई, कंटिन्यूड रेशियो. Ratio of 3 or more terms is known as continued ratio. सही है बच्चों? Ratio of 3 or more terms is known as continued ratio. Okay. अब आपको दिखेगा कि मैंने यहां पे कुछ पेज पे ना ऐसे माय नोट्स बोल के लिखा हुआ है, समझ रहा है क्या? एंड ब्लैंक पेज छोड़ा है. मैं यहां पे और कुछ क्वेश्चन भी दे सकता हूं आपको, बट यहां पे हम लोग कोशिश, अभी मैं ऑल वैरायटी ऑलरेडी इसमें कवर कर चुका हूं, तो मैंने ये जगह आपके लिए छोड़ी है. समझ रहा है क्या? अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इसके बाद में रिवीजन के लिए और कुछ लिख के रखना है वहां पे, तो आप लिख के रखो बाद में, ताकि आपको ही डे बिफोर एग्जाम में वो काम में आएगा. चलेगा बच्चों? तो जहां जहां पे मैंने माय नोट्स लिया है, ओके, वो आप खुद वहां पे, आपको जो लगता है कि मुझे ये पॉइंट याद नहीं रहता है, मैं ये मिस्टेक करता हूं, तो आप लिखो, ताकि डे बिफोर एग्जाम मे बी यू कैन रेफर योर ओन नोट्स. चलेगा बच्चों? यस. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज, बताओ और एक बार आंसर बोलो. कंटिन्यूड रेशियो. कहना से हमने अभी लिखा था ये. रेशियो ऑफ 3 और मोर टर्म्स इज नोन एज, बोलो, कंटिन्यूड रेशियो. सही है? सही है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, बोलो? रेशियो इज यूनिट फ्री. तो कहना से रेशियो ऑल क्वांटिटीज ऑफ अ रेशियो कैन हैव यूनिट ऑफ मेजरमेंट. All the quantities of a ratio can have unit of measurement, but ratio is unit free. आपको समझा क्या इसका मीनिंग? समझो, मैंने मेरा बोल दिया मेरा एज 40 ईयर्स है, ये लड़की का एज 15 ईयर्स है, तो हम दोनों का एज का रेशियो 40:15 है. आप 40 ईयर्स इज टू 15 ईयर्स ऐसा बोलना जरूरी है क्या? नहीं. क्या है रेशियो? बोलो, 40:15, which can also be written as, हाँ बोलो, 8:3, which can also be written as. बट जब मैं बोल रहा हूं 8:3, इसके अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या? नहीं. बट मैं जब रेशियो बता रहा हूं तो रेशियो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. बट उसमें से एक क्वांटिटी जो है, समझो ये लड़की पूछ रही है सर आपका एज क्या है, आपका इनकम क्या है. ओके, मैं बोल रहा हूं बेटा मेरा इनकम है 6. ओके, वो बोलेगी क्या 6 लाख, 6 करोड़, 6 मिलियंस, क्या 6 है? पूछेगी कि नहीं? बट समझो मैं बोल दिया कि मेरा इनकम इस टू ये लड़की का इनकम का रेशियो 2:9 है, तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. 2:9 है मतलब मेरा 2 लाख है तो उसका 9 लाख है, मेरा 2 करोड़ है तो उसका 9 करोड़ है. समझा क्या आपको? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है. समझा क्या? तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. बट क्वांटिटी जो रहते हैं रेशियो के अंदर, जो क्वांटिटीज रहते हैं, वो क्वांटिटी को यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है. तो रेशियो कैन बी एक्सप्रेस विदाउट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो ऑल द रेशियोज आर यूनिट फ्री. ऑल द रेशियोज आर, बोलो,
यूनिट फ्री. ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो को क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट. लिखो, फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज एंटीसीडेंट. सेकंड टर्म ऑफ द रेशियो इज नोन एज consequent. First term of the ratio is known as antecedent. Second term of the ratio is known as consequent. समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, ये भी एमसीक्यू है ना? नहीं है या नहीं है? First term of the ratio is antecedent, second term is consequent. Find the ratio of 3 kilograms is to 35,000 grams. अब बताओ, इसमें पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी को यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा है, ओके, बट हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे. अभी ध्यान दे रहे हो क्या? अब बताओ, 3 किलोग्राम एंड 35,000 ग्राम को मैं 3:35,000 ऐसे लिख सकता हूं क्या डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है. तो अब बता, पहला क्वांटिटी 3 किलोग्राम मतलब कैन आई से इट इज 3,000 ग्राम्स, एंड दूसरा क्या है बोलो? 35,000 ग्राम्स. तो अब बताओ, इन दोनों का रेशियो, कैन आई राइट द रेशियो एज 3:35? कैन आई राइट एज 3:35 इज द रेशियो? यस और नो? पहले तो मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम कर दिया दोनों का, एंड फिर सिंपलेस्ट फॉर्म लाया. 3:35 is the ratio. I hope you are getting my friends. 3:35 is the simplest form of the ratio. अब बताओ, A is to B can also be written as AK is to BK. Do you agree on this? कुछ थोड़ा बात कर सकते हो आप बच्चों? Can it be written as AK is to BK? Can it be written as A by K is to B by K? Provided K is not 0. ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट. मतलब ऑब्वियसली समझो एक रेशियो P is to Q है, कोई बोला कि नहीं सर इसको Q is to P लिख दो, तो ऐसा चल सकता है क्या? नहीं. ऐसे ही तुम्हारा मूड आया इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 एंड 3/2. अच्छा बताओ, 2/3 is 2. हाँ बोलो क्या है? 3/2. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अच्छा, ये जो लिखा है वही सिंपलेस्ट फॉर्म है या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. तो अब बताओ, 2/3 मतलब क्या होता है? 3 2 6 प्लस 1 कितना? 7. तो इज इट 7/3 इज 2? हाँ बोलो, 11/3. अच्छा, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या फिर? नहीं. एक काम करेंगे, दोनों टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बोलो? 7:11. अच्छा, ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? ऑब्वियसली है, इसको और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो 7:11 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट, इन द रेशियो A is to B. इन द रेशियो क्या बोलो? A is to B. इफ A is equal to B. इन द रेशियो A is to B. क्या बोल रहा है? इफ A is greater than B. पहला क्या है? A is, then A is to B is called as, क्या बोलते हैं इसको बोलो? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. इसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. नेक्स्ट, इफ A इज लेस देन B, उसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. उसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. एंड इफ A इज इक्वल टू B, उसको बोला जाता है रेशियो ऑफ इक्वालिटी. उसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ इक्वालिटी. इफ A इज इक्वल टू B, इसका मतलब हुआ इफ एंटीसीडेंट इज ग्रेटर देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी. इफ एंटीसीडेंट इज लेस देन कॉन्सिक्वेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी. इफ एंटीसीडेंट इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट, इट्स अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. इट इज अ रेशियो ऑफ इक्वालिटी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स. Yes or no? Okay. Ratio exists only when two or more quantities of बोलो same kind. Same kind मतलब same type. मतलब there cannot be a ratio of age and height. There cannot be a ratio of income and weight. Correct है? जो भी है, right? एक का weight दूसरे का weight. एक का ये income दूसरे का income. एक का height दूसरे का भी height. एक का weight दूसरे का भी weight. एक सिटी का temperature दूसरे सिटी का temperature. But दोनों again सेल्सियस में एक्सप्लेन किया गया है. समझ रहा है या नहीं? Something like that. Are you getting? Ratio should be of बोलो two or more quantities of same type. And बाद में दूसरा कंडीशन क्या है? एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मतलब उसके जो क्वांटिटीज है उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, बट रेशियो को यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है. रेशियो इज यूनिट फ्री. रेशियो इज यूनिट फ्री. नेक्स्ट, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, क्या है बोलो ये? 1/3 is to 1/8 is to 1/10. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, अब बताओ, ये जो दिया हुआ है ये तो फ्रैक्शन है ना बच्चों?
यस और नो? अगर इंटीजर्स आएंगे तो थोड़ा बेटर समझेगा ना अपने को रेशो। तो आप मुझे बताओ 3, 8 एंड 10 तीनों का मल्टीपल के लिस्ट में, तीनों का एलसीएम, एक काम करते, ध्यान दे रहे हो क्या आप? 10, 8 एंड 3 तीनों का प्रोडक्ट किया तो 240 आएगा। एक काम करो, तीनों टर्म को 240 से मल्टीप्लाई करो, तीनों को 240 से मल्टीप्लाई करो, तो 240 इंटू 1/3 क्या आएगा? 80। 240 इंटू 1/8 क्या आएगा? 30। 240 इंटू 1/10 क्या आएगा? 24 है या नहीं बच्चों? तो टेल मी, इज इट 80:30:24? समझा क्या मेरे भाई? तो चेंज नहीं होगा ना? तो बोलो 15 इंटू 3/5 कितना आता है? 9। 15 इंटू 2/3 10। 15 इंटू 8/5 24। तो 9:10:24 is the simplest form of this ratio. 9:10:24 is the simplest form. समझ रहा है क्या बच्चों? Yes or no? Next, ratios are unit free. Do you agree on this sentence? Ratios are unit free. मतलब ratio can be expressed. लिखो, लगे तो नीचे, ratio can be expressed without unit of measurement. Ratio can be expressed without unit of measurement. बट उसमें जो क्वांटिटीज रहेंगे वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ लिखे जाएंगे, बट रेशो को कोई यूनिट नहीं होता है. रेशो इज यूनिट फ्री. रेशो इज यूनिट फ्री. क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस विथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ओके, बट रेशो इज यूनिट फ्री. सही है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 दिख रहा है क्या आपको? एंड आपको ऑनेस्टली सबको एक बार ऑनलाइन वालों को भी बता दूं मेरे भाई, ओके, ये सब कुछ जो है वो आपके रिवीजन के लिए चल रहा है. समझ में आ रहा है क्या? ये बैच लेना या ये कंप्लीट करना कोई मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है. मैं आपको 200 घंटे से ज्यादा रेगुलर बैच पढ़ा चुका हूं. समझ रहा है क्या? उसमें हर एक पॉइंट आपको, यहां पे तो आधा मैं प्रिंट करके दिया है, वहां पे मैंने हर एक पॉइंट आपको खुद लिख के दिया है, आपको याद रहेगा ही. 200 पेजेस के नोटबुक मैंने खुद क्लास में भरवाया आपसे, इतना क्लास में प्रैक्टिस करवाया, करेक्ट. उसके बाद में मैं आपके लिए रिवीजन ले रहा हूं. इसमें वापस वो कमेंट करके वो फालतू का कुछ तो बड़बड़ बड़बड़ बड़ करके आपका टाइम वेस्ट मत करो, ओके. मैं ये क्यों बोलता हूं? क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू है कुछ. समझ रहा है बच्चों? ये आर यू गेटिंग? पर्टिकुलर स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. समझ रहा है? जो है भाई, अगर तुम्हें टाइम पास करना है करके बैठो. और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेस है यार, है कि नहीं? ये लेक्चर के अंडर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, मतलब समझ रहा है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? गलत जगह पे गलत चीज ढूंढ रहे हो ना तुम, है या नहीं? एंटरटेनमेंट के बाकी सोर्सेस है कि नहीं? चलो अब 19 पॉइंट. A:B क्या है आप मुझे बताओ? 2:3. B:C दिया हुआ है 4:7 एंड C:D भी दिया हुआ है. और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड A:B:C:D. तो आप बताओ उन्होंने क्या दिया है, पहले तो बताओ मुझे. A:B कितना है वो? 2:3. B:C क्या है बताओ? 4:7 एंड C:D क्या है? अच्छा मुझे बताओ, पहले सिर्फ आप A:B एंड B:C देखो और मुझे बताओ उन दोनों में कोई ऐसा टर्म है क्या जो दोनों में है? B. तो B ए पहले रेशो में क्या है? 3 एंड दूसरे रेशो में क्या है? 4. एंड अगर ये दोनों सेम हो गया तो अपना काम हो सकता है ना फिर. तो कैसे सेम करूं मैं इसको, बोलो? पहले रेशो को दोनों टर्म को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा ये बोलो? 8:12. यहां पे दोनों रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 12:21. तो दोनों जगह पे B की जगह 12 आया ना फिर अभी. तो अब मुझे बताओ उसके बाद A:B:C क्या आएगा फिर? हाँ बोलो. 8:12:21. 8:12. अब बताओ 8:12:21 A:B:C है. एंड आप मुझे बताओ B:C क्या था मेरे भाई? B:C बोलो. 8:1 था ना? सॉरी, C:D क्या था? 8:1. C:D 8:1 था कि नहीं? तो अब मुझे बताओ ये A:B:C में एंड C:D में दोनों में कॉमन क्या है? C. एक जगह 21 है, एक जगह 8 है. तो एक जहां पे 21 है उधर सारे टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करो. किससे? 8 से. हाँ, तो यहां पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ये बोलो? 64:96:168. नहीं, गलत है क्या? 8 से मल्टीप्लाई किया सबको. बाप रे, समझ रहा है क्या भाई?
8 से मल्टीप्लाई किया, एंड सी इज टू डी में यहां पे दोनों टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करो, तो 21 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ये बोलो, 168 इज टू 21, सही है। अब बताओ a इज टू बी इज टू सी में c की जगह क्या है 168, एंड c इज टू डी में c की जगह क्या है 168, सेम आया कि नहीं हो। देयरफॉर बोलो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या आएगा, हाँ बोलो 64 इज टू 96 इज टू 168 इज टू 21, सही है क्या। अच्छा ये a इज टू बी इज टू सी इज टू डी आया, राइट। अब बताओ फाइंड a इज टू डी पूछ रहा है, फाइंड b इज टू डी पूछ रहा है, ये कोई बड़े क्वेश्चन है क्या अभी। तो बोलो a इज टू डी का क्या आंसर है, जल्दी बताओ। a इज टू डी का बोलो 64 इज टू 21, और क्या पूछा है बोलो b इज टू डी, तो बोलो b इज टू डी क्या है 96 इज टू 21। कैन आई से इट इज 32 इज टू 7, कैन आई से इट इज 32 इज टू 7, किससे डिवाइड किया दोनों को 3 से, इज इट 32 टू 7, यस। तो अगर आपको a इज टू बी इज टू सी इज टू डी फाइंड करना है तो बाकी तो कोई भी आंसर दे ही पाओगे ना आप लोग। कैसे किया ये प्रोजेक्ट समझा क्या आपको, ये दोनों रेशो में कॉमन टर्म कौन सा था वो देखा, एंड उसको हमने सेम नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसमें रूल यूज किया ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स, यस और नो। चलो नेक्स्ट, if quantity increases or decreases in the ratio right in a is to b, हो सकता है कुछ लोगों का जो पहले का एक नोट्स आपको मेरे से फॉरवर्ड हुआ था उसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे, इसमें से कुछ 18 26, आप सिर्फ यहां पे ध्यान दो बाद में, ठीक है। मैं आज वापस एक बार ये सब नोट्स फॉरवर्ड कर देता हूं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें सब आ जाएगा, समझ रहा है क्या। सिर्फ एक पेज मिसिंग था उसमें से, ओनली 1 पेज, okay, don't worry about that। 20th point, if quantity increases or decreases in the ratio of a is to b, देन आपके पास एक फॉर्मूला न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, याद है क्या आपको, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो इज द रेशियो, सही है बच्चों। तो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन क्या था x इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या रहेगा q बाय p, तो आंसर क्या रहेगा बोलो qx बाय p, qx बाय p, समझा क्या। यहां पे क्लियरली मैंने लिखा है वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रेशियो, और यू कैन से इट इज द बोलो इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो, इट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ, बोलो मेरे भाई गिवन रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। तो न्यू पॉपुलेशन समझा बच्चों आपको, ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये नोट्स का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, आपने खुद लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि आपको जो 1 डे बिफोर एग्जाम रहता है ना, 1 डे बिफोर एग्जाम, उसमें मेरे ख्याल से 1 डे बिफोर एग्जाम आप वापस यूट्यूब के सामने नहीं होना चाहिए। 1 डे बिफोर एग्जाम आपके सामने, क्योंकि यूट्यूब के सामने आओगे तो क्या होगा, वो सामने वाला आदमी उसके हिसाब से बताएगा कि आपको क्या याद है क्या नहीं है, बट हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से किए हुए हैं, कुछ आपके वीक एरियाज है, वो आपके लिए स्पेसिफिक रहेगा ना यार, यस। और वो टीचर तो जनरल बताते रहेगा ना कि भाई वो टीचर रेशो के बारे में आधा घंटा बताएगा, जबकि हो सकता है कि आप में से कोई बोलेगा नहीं सर ये चैप्टर मैं पूरा रट चुका हूं, मुझे इसमें रिवीजन चाहिए ही नहीं, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, यस और नो। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे लेट्स से एक पर्टिकुलर चैप्टर सेट्स फंक्शंस एंड रिलेशन बहुत अच्छे से किया है सर मैंने, या हो सकता है कोई बोलेगा कि सर मुझे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं समझा था, तो वो टीचर तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को उतना ही टाइम देगा जो उसके दिमाग में है ना, तुम्हारा वो वीक एरिया है वो उसको थोड़ी पता है, यस और नो। वो तो किसी का वीक एरिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, किसी का वीक एरिया हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है, कोई बोल रहा है नहीं सर मुझे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन फॉर्मूले याद नहीं है। इसलिए आपके पास ये नोट्स होना चाहिए, आप अपने अपने जो भी कुछ चैप्टर है उस पर फोकस कर सकते हो ना फिर बाद में, एंड आपके पास ये कंप्लीट, एंड आपको लगेगा सर इतने 400 पेजेस 350 पेजेस के ऊपर हम लोग 1 डे बिफोर एग्जाम पढ़ सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में एक दिन रहता है, अगर वो एक दिन का पढ़ाई उसके आगे पीछे का पढ़ाई काउंट करोगे तो आप आराम से 18 से 20 घंटा पढ़ सकते हो एक दो पेपर के बीच में, समझ में आ रहा है क्या आप। एंड 18 से 20 घंटे में क्यों नहीं होता है मेरे भाई, ये है या नहीं है, दो पे आपको यहां ये सब देखने के लिए सच्ची में कुछ इतना टाइम लगता है क्या यार, है या नहीं। चलो नेक्स्ट, इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तो अब बताओ ए इज टू बी का इनवर्स क्या है बी इज टू ए, एंड उसका इनवर्स क्या है ए इज टू बी, तो इनवर्स ऑफ इनवर्स मतलब एज गुड एज कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो क्या आंसर है बोलो
A is to B. अब अगला क्वेश्चन, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ P is to Q. अब बताओ P is to Q का सब डुप्लीकेट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ P is to स्क्वायर रूट ऑफ Q. एंड उसका डुप्लीकेट क्या आएगा? P is to Q. मतलब स्क्वायर रूट करके स्क्वायर हुआ, वापस उधर ही पहुंचाना, फिर मतलब ये P is to Q. अब मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दोगे मुझे. ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ M is to M is M is to N. सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ X is to Y is X is to Y. सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ U is to V is, मतलब स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हुआ ना बाद में, तो आंसर तो U is to V ही रहेगा. यस और नो. नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 5:7. ये क्वेश्चन है, मतलब क्या बोल रहा है? फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 5:7. तो आप बताओ, कैन आई से क्वेश्चन इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो, 7:5. नहीं समझा आपको? क्वेश्चन क्या था? डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 5:7. तो इनवर्स रेशो ऑफ 5:7 लिख दिया ना मैंने, 7:5. बट 7:5 फाइनल आंसर है क्या? नहीं. डुप्लीकेट रेशो ऑफ 7:5 का आंसर क्या है बोलो? 49:25. यस और नो? कैन आई से आंसर इज 7 का स्क्वायर is to 5 का स्क्वायर? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर होगा ना बच्चों. यस और नो? तो 7:5 एंड 49:25 ये दो अलग रेशियोज है बच्चों. आप ये मत समझो कि सिर्फ उसका फॉर्म चेंज किया है. ये डुप्लीकेट रेशो ही अलग रहता है. समझता है क्या? नेक्स्ट, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25:49. आप दे सकते हो आंसर? चलो बोलो फिर क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट ऑफ दिस क्या होता है बोलो? 5:7. तो बोलो 5:7 का ट्रिप्लीकेट क्या होता है फिर बताओ? 5 का क्यूब is to 7 का क्यूब. तो टेल मी, इज इट 125 is to 343 is the answer? 125 is to 343 is the answer. टफ था बच्चों ये. तो आपको डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ये सब समझा क्या? यस और नो? नेक्स्ट, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ. फाइंड कंपाउंडेड. अच्छा, आपको कंपाउंडेड रेशो क्या होता है याद है क्या? क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो. प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस. चलो प्लीज यहां पे ध्यान दो, बाद में लिखो. ओके, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ. ओके, आगे क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3. तो चलो एक काम करो, 2:3 का डुप्लीकेट रेशो बताओ मुझे. 4:9, कॉमा ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 9:4. तो 9:4 का ट्रिप्लीकेट बताओ. 729:64. सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 81:64. हाँ बोलो. 9:8. एंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 512:27. हाँ बोलो क्या है? सब डुप्लीकेट है बच्चों, उसका क्यूब रूट मत करो. 512 तो क्या होगा ये बोलो? √512 is to √27. डू यू एग्री? डू यू एग्री? यस और नो? अच्छा, अब ये जो रेशो आए बच्चों, कितने रेशो आपके सामने? 4 रेशो है ना. इन सबका क्या पूछा है उन्होंने? कंपाउंडेड रेशो. क्या पूछा है? तो बोलो कंपाउंडेड रेशो होता क्या है? आप बताओ मुझे. प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स. हाँ करो, एंटीसीडेंट्स मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 729 इंटू 9 इंटू √512. सही है क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या है आप ही बताओ, बोलो जल्दी. 9 इंटू 64 इंटू 8 इंटू √27. अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करो, बचा हुआ लिख दो. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो क्या कैंसिल हो सकता है बताओ. ये 4 कट करके इसको 2 कर दो नीचे. चलता है क्या? 729 डिवाइड बाय 9 का क्या आंसर आता है? 81 आता है क्या? आता है कि नहीं? यस और नो? चलो करो, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है बोलो. 81 इंटू 9 बराबर है ना? कितना आता है? 729 इंटू √512 डिवाइडेड बाय, बोलो इज इट 128 इंटू √27. सही है बच्चों? टफ था क्या ये? यू कैन राइट दिस आंसर.
या तो आपको लगता है नहीं सर स्क्वायर रूट के अंदर ही आंसर लिखो, तो आप एक ऐसा कर सकते हो 729 का स्क्वायर करो, 729 का स्क्वायर करो। किए क्या आप लोग? जो भी आया उसको 512 से मल्टीप्लाई करो, तो इज इट अंडर रूट, हाँ बोलो क्या आ रहे हो, 2720 97792 97792, ऐसे कुछ आया क्या? ऐसे कुछ आया क्या? क्या है एक बार बताओ मुझे वापस। 2720 97792 डिवाइडेड बाय, हाँ वो एक काम करो 128 का स्क्वायर करो, 128 का स्क्वायर किए क्या आप लोग? उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है बोलो? 442 दिस कैन बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। नहीं समझा आपको? स्क्वायर रूट के अंदर वापस 2 से डिवाइड करके वगैरह फॉर्म ला सकते हो आप, बट आपको समझा क्या, तरीका समझा क्या बताओ? वो तो अभी ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है कहां तक लाए हो। समझा आपको? ये कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है फिर बोलो? व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशियो। चलो आया देखो एक क्वेश्चन, सर ये बैच कब तक चलेगी? चालू तो होने दो पहले। लेकिन मैं बोला था ना कि अपने यहां पे नालायकों की कमी नहीं है कुछ। इनका नाम होता है कैपिटल एंड बोल्ड सी। सी का फुल फॉर्म तो पता रहेगा ना, वो भी सादा सी नहीं, कौन सा? कैपिटल में एंड बोल्ड में विथ अ फॉन्ट ऑफ 100। ओके नेक्स्ट, when 4 quantities A, B, C, D are said to be in proportion, 4 quantities A, B, C, D proportion में है, ऐसा कब बोला जाता है? हाँ बोलो। If the ratio of first term to second term, मतलब if the ratio of A is to B is equal to ratio of third term to fourth term, ऐसा रहा तो 4 quantities are said to be in proportion. If A is to B is equal to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion. Are said to be in proportion. If A is to B is equal to C is to D, then सही है बच्चों? अब बताओ क्या ना से इसका मतलब A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी रहा तो ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, मतलब व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। एंड ए डी मतलब क्या है बोलो? ए इंटू डी मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ means 4 quantities are said to be in proportion. When product of extremes is equal to product of means 4 quantities are said to be in proportion. समझा क्या? अगर किसी को आप में से किसी को ये ब्लू कलर वाले ही नोट्स का प्रिंट आउट चाहिए या वही चाहिए, वो रेड कलर वाला नहीं चाहिए, तो मैंने विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स डाल के रखे। विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लो आप, ठीक है? विनोद रेड्डी टेलीग्राम पे सर्च करो विनोद रेड्डी, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, उस पे ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। चलेगा बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूं? यस चलो, व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, समझे आपको? When product of extremes is equal to product of means, quantities are said to be in proportion. Next, when 4 quantities A, B, C, D are said to be in, bolo, continued proportion. When 4 quantities A, B, C, D are said to be in continued proportion. So, if A is to B is equal to B is to C is equal to, then A, B, C, D are said to be in continued proportion. A, B, C, D are said to be in continued proportion. मैं और एक बार क्लैरिटी दे रहा हूं बच्चों, और एक बार, कि आप ये बैच सिर्फ तब अटेंड करो जब अगर आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है। तो समझ में आ रहा है क्या? आपको जिंदगी के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहेंगे तो अपन स्पेशल उस पर लेक्चर रख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये
बाकी कुछ भी है। एंड इनफैक्ट राइट, मेरा मुंह देख के, मेरा बातें सुन के ये तो आपको समझा ही रहेगा कि भाई ये आदमी अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। अगर सॉल्व कर सकता है तो 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बराबर है कि नहीं? आपको मेरी बातें सुन के कभी लगा क्या कि ये अपने को जिंदगी में सपोर्ट कर सकता है, मॉरल सपोर्ट देगा, इमोशनल सपोर्ट देगा? ऐसे लगा क्या कभी मेरे को देख के? अगर आपने 200 घंटे मेरा रेगुलर बैच किया है तो कभी लगा क्या आपको यही लगा रहेगा कि नहीं, अगर अपन प्रॉब्लम में है तो उल्टा अपने को ये डिप्रेस करेगा, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं? मैथ्स, समझ रहा है? मुझे 2 ही चीजें आती है, मैथ्स, कॉस्टिंग, बस खत्म। तीसरा चीज जो मुझे आता है वो आपके किसी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये वो आपके किसी काम का नहीं है। आपके काम की 2 ही चीजें, कौन सी? मैथ्स, कॉस्टिंग, दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? बाकी किसी काम का नहीं है। फिर आप समझ रहे बच्चों? ये जो भी कुछ है आपके जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के की मेरी लायकी नहीं है। समझ रहे कि नहीं? ओके, चलो करें कंटिन्यू बच्चों। इफ ए इज टू बी, क्योंकि आजकल लोगों का यूट्यूब पे फेवरेट शो हो चुका है। कोई भी लेक्चर मैंने कहा सर मुझे बहुत ही कैसे तो भी हो रहा है, कुछ तो बताओ ना। मैं बोलूंगा कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, हारना नहीं है। बोलेगा हारूंगा नहीं, सो गए, है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, समझ रहा है? नौटंकी से कुछ भी नहीं होता है, समझता है क्या? सिर्फ अगर कुछ काम इजी करना है पढ़ाई करके होगा, समझ रहा है क्या? नहीं तो कुछ दिनों में तुम ये कोर्स छोड़ दोगे और तुम बोलोगे कि नहीं नहीं यार वो तो सब वो सीए में स्कोप ही नहीं है कुछ। ओके चलो, मैंने कुछ क्वांटिटीज दी है बच्चों आपको, और आपको बताना है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या, वो प्रोपोर्शन में है क्या। तो आप बताओ 2, 16, 18, 54। टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:3। 1:3 है ना? 6:18, ये 1:3 है क्या? यस। 18:54, वो 1:3 है क्या? तो टेल मी आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? अच्छा, कहना है अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो वो प्रोपोर्शन में तो रहेंगे ही, बट अगर वो प्रोपोर्शन में है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। वेरी गुड। नेक्स्ट 3, 8, 12, 32। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 3:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म? 3:8। थर्ड टू फोर्थ 3:8, दोनों को 4 से डिवाइड करो आप। 3:8 है वो। टेल मी आर दे इन प्रोपोर्शन? यस। आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? आंसर इज नो, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड टर्म का रेशियो तो अलग है कंप्लीटली। 8:12 या 2:3 है वो तो। नेक्स्ट 8, 24, 96, 288। अब बताओ आर दे इन प्रोपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:3। सेकंड इज टू थर्ड 1:4। नहीं समझा आपको ये? एंड थर्ड इज टू फोर्थ 1:3। तो टेल मी आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? नो। आर दे इन प्रोपोर्शन? यस। आप दोनों जगह यस बोल रहे थे, गड़बड़ हो रही थी, समझा ना? 24:96, वो तो 1:4 है ना बच्चों, है या नहीं? कुछ जा रहा है कि दिमाग में बेटा? नेक्स्ट 8, 5, 80, 45। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर लो। 8 इंटू 45 करो आप, 8 इंटू 45 एंड 5 इंटू 80, दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या? 8 इंटू 45 कितना है बताओ मुझे? 360। एंड 5 इंटू 80 कितना है? तो दे आर दे इन प्रोपोर्शन? नो। एंड प्रोपोर्शन में नहीं है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी नहीं है। नेक्स्ट 4, 6, 9, 13.50। टेल मी 4:6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3। 6:9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3। 9:13.50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2:3 है। आप 9:13.50 2:3 है क्या जानना बहुत सिंपल है। 9 को 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 13.50 है, मतलब ये 2:3 है या नहीं? तो टेल मी आर दे इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? यस। आर दे इन प्रोपोर्शन? यस। एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है मतलब प्रोपोर्शन में तो रहेगा ही ना। वापस मैं बताऊं, कभी फ्रैक्शन में आया एंड आपको थोड़ा डाउट है कि भाई ये 2:3 है कि नहीं, तो क्या करने का? पहले नंबर को 2 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड सेकंड नंबर आया तो सच्ची में वो टर्म 2:3 के रेशियो में है या नहीं? नेक्स्ट व्हेन 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, आंसर दो। व्हेन 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, बोलो। इफ A is to B is equal to B is to C, then A, B, C are, बोलो मेरे भाई,
said to be in proportion. ABC are said to be in proportion. If A is to B is equal to, bolo, B is to C. That is, can I say when A by B is equal to B by C? That is, bolo, B square is equal to AC. ऐसा रहा तो ABC are said to be in proportion. And याद रखो बच्चों, तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, मतलब ही वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहते हैं. पता है क्या आपको? ये ABC are in proportion means they are in कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. एबीसी प्रोपोर्शन में है, मतलब ही वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. समझा क्या? बट अब बताओ, चार क्वांटिटी के केस में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं. बट इफ फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन दे आर इन प्रोपोर्शन. बट इफ फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. जस्ट एक माय एग्जाम नोट्स में यहां पे लिखो. लेटर से समझो है 330. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? 500 या तो 550 कर दो. 5 and 50. अब बताओ, ये चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है क्या? प्रोपोर्शन में है क्या ये? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:10. थर्ड इज टू फोर्थ 1:10. बट ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है. तो कहना है से आर इन बोलो proportion but not in continued proportion. Not in continued proportion. अब बताओ 330 300 330 300. अब बताओ, are they in proportion? What is the ratio of first term to second term? 1:10. Second is to third. तो they are in proportion as well as in. तो तीन टर्म के केस में proportion and continued proportion is one and the same. Are in, बोलो मेरे भाई, proportion और continued proportion. तो तीन टर्म के केस में तुम proportion बोलो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो, इट इज वन एंड द सेम. क्या लगता है आपको? ये 1 घंटा पर से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या लगता है होगा क्या कुछ रिवीजन? ऐसा फील आ रहा है क्या कुछ? या अभी 1 घंटा पर मैंने आपको हाउ दिस बैच इज गोइंग टू बी यूजफुल वो बताया होता तो ज्यादा बेटर होता ना? है कि नहीं? हाउ दिस बैच इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आप सबकी मैं जिंदगी चेंज कर दूंगा, ये बैच चेंज कर देंगे, सब कुछ वो घंटा पर बताएंगे. वो बेटर रहता है क्या? ओके. इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. करेक्ट है? उस तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. देन एज पर इनवर्टेंडो कैन आई से बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू, हाँ बोलो, डी बाई सी. बट याद रखो ए बाई बी एंड ये जो आया बी बाई ए, ये सेम नहीं रहेगा, बट बी बाई ए विल बी इक्वल टू, बोलो, डी बाई सी. मतलब इट इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट, कंपोनेंडो. क्या होता है एज पर कंपोनेंडो? बोलो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू, बोलो, सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी. आर यू डिवाइडेड बाय सी माइनस डी. सही है. नेक्स्ट, अल्टरनेंडो. हाँ बोलो, क्या होता है अल्टरनेंडो? ए बाय सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाय डी. मैं वापस बता दूं आपको, एग्जैक्टली सेम टू सेम नोट्स चाहिए, सेम फॉन्ट सेम पॉइंट्स, तो आप विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दो. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, चलो. एडेंडो क्या होता है? ये लास्ट के दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एडेंडो, एडेंडो में हाँ बोलो, ए बाय बी इज इक्वल टू, बोलो, मतलब जो भी आने वाला है बी, दैट इज इक्वल टू ए बाय बी ओनली, एंड दिस विल बी इक्वल टू, बोलो, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी. दिस इज एडेंडो. याद रहेगा क्या बच्चों? इसमें ये इस प्रॉपर्टी का स्पेशलिटी क्या है, समझा ना? ये जो आया ए प्लस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू ए बाय बी ओनली, दैट इज इक्वल टू
ए बाय बी ओनली, जो कंपोनेंडो डिविडेंडो में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, दिख रहा है क्या आपको? एंड चलो बोलो एज पर सबट्राहेंडो, जल्दी बताओ। ए बाय बी इज इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय, कैन आई से इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय टी माइनस बी। कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया समझो, तो यही आएगा ना वो। यस और नो? ये क्या है? सबट्राहेंडो। क्या है ये? सबट्राहेंडो। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। यस और नो? ओके, जस्ट एक एग्जांपल आपके क्लैरिटी के लिए दिया है। इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ इज इक्वल टू जी बाय एच इज इक्वल टू आई बाय जे इज इक्वल टू के, ऐसा है समझो, देन के इज इक्वल टू के, मतलब ऑब्वियसली के इज इक्वल टू ए बाय बी ओनली। यस और नो? तो के कैन बी इक्वल टू, सुन रहे हो कि मेरे भाई, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस आई डिवाइडेड बाय, बोलो क्या आएगा आप बताओ? बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस, एंड अगर कोई बोलेगा कि वेदर इज इक्वल टू ए बाय बी, तो ऑब्वियसली यस दिस इज इक्वल टू ए बाय बी, क्योंकि दिस ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इक्वल टू के ओनली। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? अच्छा, कोई बोलेगा कि इज इक्वल टू, ऐसे चलेगा क्या बताओ? ओके, समझो मैंने लिखा है यहां पे ए प्लस सी की जगह कर दिया 3c प्लस 5e प्लस 8g प्लस 10i, ऐसे चलता है क्या? तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो, b प्लस 3d प्लस 5f प्लस 8h प्लस 10j। क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? आप बताओ, आपको लग रहा है ऐसे कैसे आया लेकिन वो 10, तो मुझे बताओ वो i डिवाइड बाय j इज इक्वल टू 10i डिवाइड बाय 10j। नहीं समझा आपको? 10i डिवाइड बाय 10j। अच्छा, वो a बाय सॉरी c डिवाइड बाय d, c डिवाइड बाय d इज इक्वल टू 3c बाय 3d। तो मैंने अगर ऊपर 3c कर दिया तो नीचे भी तो 3d है ही ना, तो इट्स वन एंड द सेम। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ओके, एंड एज पर सबट्राहेंडो जो मैं लिख रहा हूं वो करेक्ट है क्या आप मुझे बताओ बच्चों? एडेंडो सबट्राहेंडो दोनों, सबट्राहेंडो एंड एडेंडो एक काम करते हैं, दोनों मिक्स करके मैं बताता हूं जो मैंने लिखा वो सही है क्या बताओ? के इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे बच्चों, 5a प्लस 10b माइनस 8e माइनस 16g माइनस 25i डिवाइडेड बाय, हाँ बताओ डिवाइड बाय क्या रहेगा? बोलो, 5b प्लस 10d माइनस 8f माइनस 16h माइनस 25j, एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू a बाय b ओनली, दिस इज इक्वल टू c बाय d ओनली, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू k। समझ रहा है क्या आपको ये? तो एडेंडो सबट्राहेंडो आपको एट ए टाइम यूज करते आना चाहिए बच्चों। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 32, ध्यान है सबका? इधर ध्यान है? क्या बोल रहा है? इफ a बाय 3 इज इक्वल टू b बाय 4 इज इक्वल टू c बाय 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके, अब ये एडेंडो सबट्राहेंडो यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट से बताओ अभी ये। तो आप बताओ a बाय 3 इज इक्वल टू, क्या दिया है उन्होंने जल्दी बताओ? b बाय 4 इज इक्वल टू, एंड 2 मिनट के लिए मान लो कि इज इक्वल टू k है, चलता है क्या ऐसे? तो बोलो a इज इक्वल टू क्या रहेगा जल्दी बताओ? a इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3k। b इज इक्वल टू क्या रहेगा? 4k। c इज इक्वल टू क्या रहेगा? अब बताओ बच्चों, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 4a प्लस 2b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 5b डिवाइडेड बाय, बोलो 5b। इसका आंसर क्या रहेगा? 4a, 4 इंटू a कितना है बताओ? 3k, तो 4 इंटू 3k क्या आया? 12k प्लस 2b, 2b मतलब कितना? 8k, 3c मतलब कितना? 21k डिवाइड बाय 5b, 5b मतलब 20k। तो टेल मी 20k माइनस 21k क्या आंसर आता है बोलो? माइनस k, माइनस क्या आता है ना? यस और नो? माइनस क्या आ रहा है कि नहीं? डिवाइड बाय क्या है बोलो? 20k, तो k कैंसिल हुआ क्या? माइनस 1 बाय 20 इज आंसर, माइनस 1 डिवाइड बाय 20 इज द आंसर। टफ था बच्चों ये, माइनस 1 बाय 20 इज आंसर।
अब कोई इज इक्वल टू के की जगह इज इक्वल टू एम लिखता तो क्या आंसर अलग आने वाला है क्या? लास्ट में एम कैंसिल हो जाता, आंसर तो यही आता ना, -1/20. डू यू एग्री? नेक्स्ट, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 12 एंड 20. 8, 12, 20 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको बताना है. तो समझो ये 8, 12 एंड 20 का फोर्थ प्रोपोर्शनल m है. फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? m. तो अपने को m का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों, यस और नो? तो बोलो अगर ये फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, देयरफॉर 8m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 12 इंटू 20. कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यस और नो? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सही है बच्चों? तो आप बताओ m इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 12 इंटू 20 करो 240 डिवाइड बाई 8. वेदर आंसर इज 30. वेदर m इज इक्वल टू 30. m इज इक्वल टू 30 इज आंसर माय फ्रेंड्स. नेक्स्ट, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 9,25. 9,25 का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. तो आप बोलो, समझो 9 एंड 25 का मीन प्रोपोर्शनल m है बच्चों. तो अपने को m का ही वैल्यू फाइंड करना है ना फिर. तो बोलो क्या रहेगा फिर? m स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 225. देयरफॉर m इज इक्वल टू 15. तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25? 15 इज आंसर, यस और नो? नेक्स्ट, 4 क्वांटिटीज जो दिए उन्होंने 35, 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन. आपको लग रहा है क्या ये एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, उसका एडवांस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? इनफैक्ट समझ रहा है क्या आपको ये? इससे ये एमसीक्यू ही है, समझ रहा है क्या आपको ये? अच्छा बताओ, ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है 4, समझा क्या आपको ये? एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो आप बताओ यहां पे 63 इंटू 8 पहले कितना आता है बताओ? 63 इंटू 8 504 इज इट इक्वल टू 9k, यस और नो? तो 504 डिवाइड बाय 9 का क्या आंसर है? तो इधर k इज इक्वल टू 56. आप कर सकते हो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व. चलो बताओ नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 58 इंटू 85? 58 इंटू 85 4930. सही है क्या? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना है? -84k ना. सही है क्या? तो 4930 डिवाइड बाय 84 का आंसर इज -58.690476. ऐसे कुछ है क्या आंसर? है या नहीं? चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इट 120k इज इक्वल टू 98 इंटू 36 इज इट 3528? तो 3528 डिवाइड बाय 120 आंसर इज k is equal to 29.40. k is equal to 29.40. सही है क्या भाई? चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है बताओ? 63 इंटू 3 -189k इज इक्वल टू 86 इंटू 25 2150. तो 2150 डिवाइड बाय 189 का आंसर इज -11.37566 -11.37566 इज आंसर. टफ है बच्चों ये. 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ के और नॉट. समझता है क्या आपको ये? ओके. अब हम कुछ रूल्स ऑफ इंडाइस. आपको लग रहा है कि सर फिर रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया क्या? आप देखोगे मैं रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉग का बेसिक दिया, फिर वापस चारों के क्वेश्चन भी दिए बहुत सारे. ऐसा नहीं कि एक वैरायटी के. समझता है क्या? बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना. यहां पे देखो अपन पेज 5-6 पेज कंप्लीट किया अभी तक सिर्फ. समझ रहा है क्या? ऐसे 380 पेजेस है इसमें. समझ रहा है क्या? मतलब कितना वैरायटी कवर होगा आप समझ सकते हो. एंड ये इतने सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करके एग्जाम को जाना है. समझ रहा है क्या? सॉल्व करके रिवाइज करके. रोज उठ के अपन ये नहीं पूछेंगे कि मैं रिवाइज कैसे करूं. कैसे रिवाइज करते मैं रेगुलर बैच में बहुत बार बताया. कैसे करते? बुक लेने का और पढ़ने का, या बुक ब्लैंक बुक लेके सॉल्व करके अपन कंप्लीट कर सकते.
कैसे सीए बन सकते? पढ़ के, एग्जाम दे के, लिख के, है या नहीं? अपन इंस्टाग्राम पे नहीं बन सकते ना अनफॉर्चुनेटली सीए। क्या बन सकते हैं? रोज रील देख के अपन नहीं बन सकते ना, कैसे सीए बनते इसके रील देख के, है कि नहीं? चलो, रूल्स ऑफ इंडाइसिस। ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज इक्वल टू क्या रहता है, आप ही बताओ? ए का पावर एम प्लस एन। बेसिक बेसिक रूल्स पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट, ए का पावर एम डिवाइड बाय ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम माइनस एन। वेरी गुड। नेक्स्ट, ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर एन इज ए का पावर एम एन, एम इंटू एन। रूल्स याद है सभी? नेक्स्ट, ए का पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का पावर एम। सही है। ए बी का पावर एम इज इक्वल टू, बोलो, ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। सही है। ए डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एम डिवाइडेड बाय, बट अगर एग्जाम में ए डिवाइड बाय बी की जगह एक्स डिवाइड बाय वाई आया तो आउट ऑफ सिलेबस। नेक्स्ट, ए का पावर 1 बाय एम इज इक्वल टू क्या रहता है? mth रूट ऑफ ए। ए का पावर 1 बाय एम है, इज mth रूट ऑफ ए। नेक्स्ट, ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर एन ब्रैकेट का पावर पी इज इक्वल टू ए का पावर क्या रहेगा, बोलो? एम एन पी रहेगा कि नहीं? नेक्स्ट, ए का पावर एम बाय एन, कैन आई राइट इट एज, आप बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए का पावर एम ब्रैकेट का पावर 1 बाय एन लिख सकता हूं क्या? अरे m इंटू 1 बाय एन, एम बाय एन ही हुआ ना। एंड कैन आई से दिस इज nth रूट ऑफ ए का पावर एम, nth रूट ऑफ ए का पावर एम। सही है। नेक्स्ट, इफ ए का पावर x इज इक्वल टू ए का पावर y, देन x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट, ए का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर m, देन क्या ये दो अलग अलग क्या है समझाना? एक जगह बेस सेम है, एक जगह पावर सेम है। समझा आपको ये? तो ये छोटे मोटे रूल्स याद रहेंगे क्या इंडाइसिस के, या नहीं याद रहेंगे क्या? अच्छा बताओ, एक और एक 12th यहां पे मुझे बताओ, ए का पावर -1 बाय एम इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 अपॉन, बोलो, ए का पावर 1 बाय एम रहेगा कि नहीं? अरे -1 बाय एम नीचे आके 1 बाय एम बन जाएगा ना वो। एंड कैन आई से दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो, mth रूट ऑफ ए। अरे वही ऊपर के रूल्स है, दो रूल्स एट ए टाइम यूज किया। मैं समझ रहा है कि आपको ये पहले तो -1 बाय एम नीचे आके 1 बाय एम बन जाएगा ना, एंड पावर 1 बाय एम है मतलब इट्स mth रूट। समझा आपको ये? तो ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस याद रहेंगे क्या इतने? ये बेसिक रूल्स याद रहेंगे क्या? पक्का बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल रहा है अभी। 2x का पावर 1/2 इंटू 3x का पावर -1 इज इक्वल टू हाउ मच व्हेन x इज इक्वल टू 4? व्हेन x इज इक्वल टू 4 चलेगा? करना इतना सॉल्व? चलो अभी इस लेक्चर में अपन सिर्फ 40 तक करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। चलेगा? 40 तक कंप्लीट कर लेते, चलेगा क्या? ओके। 2x का पावर 1/2 इंटू 3x का पावर -1 इज हाउ मच व्हेन x इज इक्वल टू 4? तो बोलो क्या रहेगा ये? 2 इंटू, हाँ बोलो, 4 का पावर 1/2 इंटू, बोलो, 3 इंटू 4 का पावर, यहां तक समझा? तो बोलो इज इट 2 इंटू 4 का पावर 1/2 कितना आता है? 2। कैसे? 4 का स्क्वायर रूट। वेरी गुड। इंटू क्या है बोलो? 3 इंटू 4 का पावर -1 मतलब क्या बोलो? 1/4। तो टेल मी, ये 2 2 4 एंड ये 4 कैंसिल हुआ क्या? तो क्या आंसर है? फाइनल आंसर इज 3। टफ है ये, टफ है ये, विद द फाइनल आंसर इज 3। नेक्स्ट बोलो, 6/2 का क्या आंसर आता है पहले तो बताओ? 3। टेल मी, ए का पावर क्या रहेगा? 1 - 2, नहीं समझा शायद आपको। बी का पावर क्या रहेगा? 2 - 1 एंड सी का पावर
3 माइनस 8, तो इसका क्या आंसर हो सकता है बोलो? 3a का पावर -1 इंटू बी का पावर 1 इंटू सी का पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आप ही बताओ मुझे, 3b डिवाइडेड बाय a इंटू सी का पावर 5, ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ आप? या अगर ऑप्शन में 3 इंटू ए का पावर -1 इंटू बी का पावर 1 इंटू सी का पावर -5 रहा तो भी चल सकता है। यस और नो? नेक्स्ट, 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 128 डिवाइडेड बाय फिफ्थ रूट ऑफ 512। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान दो बच्चों, बस 2 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रेक लेंगे अपन, चलेगा? एंड ऐसे अपन छोटे छोटे लेक्चर्स ही 1.5 आवर्स के रेंज के लेक्चर्स लेंगे अपन, और ऐसे एक अराउंड 30 लेक्चर्स के आसपास मुझे लगता है कि वी शुड बी इन अ पोजिशन टू कंप्लीट दिस बुक, चलेगा बच्चों? बट अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे लेक्चर्स अटेंड करे, है या नहीं? ये सारे लेक्चर्स अटेंड करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सर मैं ये लेक्चर करूंगा तो होगा क्या, बराबर है कि नहीं? ये सबसे आपका टिपिकल फेवरेट क्वेश्चन है कि नहीं? सर ये लेक्चर होगा, करूंगा तो होगा क्या? होगा, करना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचा, है कि नहीं? नेक्स्ट, 64 मतलब 2 का पावर 6 है क्या बच्चों? अच्छा, 128 2 का पावर 7 है क्या? एंड उसका क्यूब रूट मतलब 1/3, नहीं समझा शायद आपको, यस और नो? उसके बाद 512 जो है, इज इट 2 का पावर 9? 512 मतलब क्या होता है? 2 का पावर 9, ध्यान है क्या सबका? एंड इसका पावर क्या रहेगा फिर बोलो? 1/5। तो अब बताओ वेदर फाइनली इट इज 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर बोलो 7/3 इंटू 2 का पावर 9/5। तो फाइनली कैन इट बी रिटर्न एज 2 का पावर, हां बोलो क्या रहेगा? 6 प्लस 7/3 माइनस 9/5, यस और नो? आप बताओ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या आप? तो टेल मी, इज इट 2 का पावर, एक काम करता हूं, इधर डिनोमिनेटर 15 ले लेता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो बोलो न्यूमरेटर क्या रहेगा, बोलो जल्दी? 90 प्लस 35 माइनस 27। ये करने आता है क्या आपको? ये करो, 90 प्लस 35 माइनस 27 कितना आता है? 98। तो वे द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बोलो क्या रहेगा फाइनल आंसर? फाइनल आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, बोलो? 2 का पावर 98/15। डू यू एग्री? 2 का पावर 98/15 आंसर है क्या? अच्छा, ये डिवाइड बाय 15 कैसे लिया समझा क्या भाई? 2 का पावर 98/15 आंसर है, समझ रहा है क्या? और कैन आई से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15th रूट ऑफ 2 का पावर 98, 15th रूट ऑफ 2 का पावर 98 कैन बी द आंसर, सही है? यस और नो? नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन है बोलो? 4x का पावर -1 डिवाइड बाय x का पावर -1/3 करना है क्या सवाल? ये करना है क्या? बोलो क्या रहेगा ये? 4 एज इट इज क्या रहेगा फिर बोलो? x का पावर -1 प्लस 1/3, प्लस कैसे हुआ 1/3? यस, 4 इंटू एक्स का पावर -1 प्लस 1/3, समझा क्या आपको यहां तक? प्लस कैसे हुआ 1/3? माइनस 1/3। तो टेल मी, ये 4 एज इट इज, एक्स एज इट इज, 1/3 -1 क्या आता है? -2/3। और इसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या हो सकता है और बोलो? 4 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 2/3। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में ऐसे रहा तो भी चलेगा ना? 4 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक समझे क्या बच्चों?
टफ था क्या ये? तो ये पॉइंट नंबर 40 तक डन। तो अब इस लेक्चर के लिए रुक जाए हम यहाँ पे। तो जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं 15-20 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट करके ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ये स्ट्रीम बंद हो जाएगा अभी एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए ज्वाइन हो जाओ आप। चलो, सी यू इन 20 मिनट्स माय फ्रेंड्स, थैंक यू।